आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारी कायनात को आपने एक बार फिर ज्वाइन किया। मेरा नाम उमैर आसिम है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमान हमीद। मैं पाकिस्तान में लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में होता हूँ। और डॉक्टर सलमान हमीद अमेरिका में पढ़ाते हैं। जो हमारी कायनात के आगाज़ पर हमने बात की थी शुरू में, पहली एपिसोड्स में, कि हमारा मकसद ये होता है कि हम उर्दू ज़बान में एस्ट्रोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो डॉक्टर सलमान को भी ये लोग कहते हैं और मुझे भी लोग ये कहते हैं कि उर्दू में बात ज़रा ज़्यादा अच्छी समझ आती है, तो हम उर्दू में बात कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम ये करें। आज की जो हमारी कायनात की एक किस्त है, ये ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ नोयत की होगी। अभी आप देखेंगे कि इसमें मैंने डॉक्टर सलमान हमीद को ज़रा ज़्यादा तंग करना है, अजीबो गरीब सवाल पूछ पूछ के तंग करना है। तो अभी हम चलते हैं जी डॉक्टर सलमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम उमर, आपके क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो डॉक्टर साहब, आज आपसे मैंने ना ज़रा अनोखे से सवाल करने हैं। और वो सवालात बड़े लॉन्ग पेंडिंग हैं। वो सवालात ऐसे हैं जो हम बचपन से सोचते आते हैं, लोगों से सुनते आते हैं। और उसमें बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं उन बातों को समझने में। तो आज हम उस तरफ जाएंगे ज़रा, एस्ट्रोनॉमी से ज़रा हट कर। ठीक तो ठीक है। तो मैं एक्चुअली जो शुरू करना चाह रहा हूँ, आप ज़रा थोड़ा सा अगर इसके ऊपर बात कर सकें कि इंसान जब से पैदा हुआ है सोचता तो आया है। और इंसान को सवालों के जवाब तलाश करने की एक अपने अंदर एक फितरी मिलान वो महसूस करता है। एक अपने अंदर एक कैफियत महसूस करता है कि वो सवाल सोचता है और फिर उसके जवाब के पीछे चढ़ा चला जाता है। जिस भी तरह का जवाब हो, जैसे भी हो, लेकिन वो मुतमईन होना चाहता है, सवाल उसको तंग करता है। तो अगर आप थोड़ा सा 1-2 मिनट इस पर बात कर सकें कि ये जो इंसान के का जो तजस्सुस है, जो क्यूरियोसिटी है, इसको आप सवाल तो बड़ा हो जाएगा, जवाब के लिए मैंने आपको 1-2 मिनट कहा है कि अगर आप ये देखें कि तारीखी तौर पर इंसान ने ये जो तजस्सुस अपने अंदर महसूस किया है, ये क्या माशरे की तरबियत की वजह से तजस्सुस पैदा होता है या फितरत में है, या ये इसके ऊपर थोड़ी सी आप बात कर सके, फिर मैं आगे जोड़ना चाह रहा हूँ इसे। ठीक है अमीन, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो हाँ, मैं इसको 1 या 2 मिनट के अंदर मैं इसका जवाब देता हूँ। आप ज़्यादा ले लें, ज़्यादा ले अमीन, लें। एक लिहाज से तो अगर आपने बच्चे देखे हो, अगर आपके अपने बच्चे हो या दूसरे बच्चे हो, अमीन आपको खुद अपना याद नहीं होगा कि जब आप 6 महीने के थे या 1 साल के थे, तो आपको कैसा जहन में आपके कैसा था। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को देखें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आप उनको देखते हैं कि उसमें जो तजस्सुस है, वो जो क्यूरियोसिटी की आप बात कर रहे हैं, आई मीन वो क्यूरियोसिटी मशीन्स हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज उनको दिखाएं, वो इमीडिएटली वो जाते हैं, ओह ये क्या है, ओह अच्छा ये कैसे काम कर रही है, उसको हाथ में लेंगे, कुछ बच्चे जब मुंह में भी डालेंगे, राइट। तो ये आपको नजर आता है कि बड़े बेसिक सवाल जो हैं या इंट्रिंसिक हैं, वो आपके जो आप उसकी बात कर रहे हैं फितरी, उसमें कि एक लिहाज से अभी मेरा अपना बेटा है जो माशाल्लाह 6 साल का है। माशा। लेकिन एक लिहाज से आई मीन वो क्यूरियोसिटी मशीन है। क्योंकि कोई भी सवाल आता है कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, वो जो वाई का सवाल, क्यों, ये सवाल जो है वो बिल्कुल फंडामेंटल है। इसमें तरबियत की बात भी आती है, लेकिन वो बाद में आती है। इसीलिए बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये तो इस किस्म के सवाल जो हैं, ये साइकोलॉजिस्ट ने पूछेंगे क्या चीजें जो हैं वो आपकी नेचर है और क्या नर्चर है। ठीक है, ये वही सवाल के फितरी या आपके वो जो तरबियत। सोसाइटी है तरबियत के हिसाब से। और तो जब वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो अब उन्होंने करने शुरू किए एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, या बच्चों को समझना कि जो 1 साल से भी कम उम्र के हैं। क्योंकि उसमें आपको ये पता है कि तरबियत का हिस्सा जो है वो कम है, ठीक है। आपका जो माशरा है वो उसमें कम, उसमें वो आया। और उसमें अब पता ये चलता है कि एक्चुअली बहुत सारी चीजें जो हैं वो फितरी हैं। सारी चीजें नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो
फितरी हैं। और ये जो तजस्सुस की आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली, वो तो आप बच्चों में आपको नजर आता है। वो एक और तरीका की बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, वो साइंसदान है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हर वक्त जो है वो तलाश करेंगे अच्छा किस तरह से होता है। अच्छा मैंने यूं क्रॉल किया, ये तो काम नहीं हुआ, मगर मैंने यूं क्रॉल किया तो काम हो गया। ठीक है। तो ये सारी जो है वो एक टेस्ट हो रहे हैं, और इनेटली वो जो है वो आपके वो क्यूरियस हैं। लेकिन तरबियत भी आती है। तरबियत इस हिसाब से आती है कि जब आप बड़े होना शुरू होते हैं तो क्यों का सवाल जो है वो तो 5 6 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसको फिर कल्टिवेट करना होता है, एक तरह से उसको जो है बढ़ाना होता है कि वो जो क्यों का सवाल है वो आपके बड़े होने पर भी वो चलता रहे। ठीक है, जब आप टीनेजर हो, जब आप क्रिकेट का भी काम है, क्रिकेट भी खेलनी है आपने, सॉकर भी खेलनी है आपने, कुछ और काम भी करना है, नहीं, लेकिन वो क्यों का सवाल जो है वो भी आपके पास मौजूद रहे। तो एक लिहाज से वो उसमें फिर तरबियत और मुआशरा उसमें वो बेइंतहा उसमें वो इम्पोर्टेंट है। अभी हमने ब्लैक होल के इमेज की बात की थी पहले, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अच्छा ये कैसे इमेज हुआ, वो मैं क्या बता रहा है। अब वो जो एक लिहाज से आप देख सकते हैं कि अभी साइंसदान जिस तरह से बात करते हैं कि एक लिहाज से, या एस्ट्रोनॉमर्स इन जनरल, कि वो जो बचपन का जो एक तजस्सुस आपके बचपन में थी, एक लिहाज से साइंसदानों को आप इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने वो तजस्सुस जो है वो जो आपकी फीलिंग है वो आपने अपने अंदर रखी। तो जब आप बड़े भी हो गए, आपका बेसिक सवाल वही है, अगर हमने ब्लैक होल की तस्वीर ली वो कैसी होगी, क्या ब्लैक होल के करीब जो है वो एनवायरनमेंट कैसी है। तो वो सवाल जो है वो वही सवाल है जब आप 1 साल के थे, वो ये कहते हैं कि अच्छा अगर मैंने अपनी चुस्नी जो है वो छोड़ी, वो कहाँ गई, ओ वो किधर गई, अच्छा नीचे चली गई। तो वो चीज जो है वो एक लिहाज से वो कॉमन है इसमें। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दोनों चीज़ें हैं, नेचर और नर्चर। फितरत से भी इंसान को मिला है तजस्सुस, और तरबियत में हम उसको बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ भी जाता है। मैं अब चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर आपसे मैं बात करूँ कि अब ये तजस्सुस जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर, हमारे बच्चों में पैदा होता है, हमारे इर्द गिर्द लोगों में पैदा होता है, तो अब ये बहुत बड़ा ऑब्वियसली मौजू है, लेकिन फिर सोचने के तरीके क्या क्या हैं। कुछ तो वैसे है बड़ा सादा सा कि इस गाड़ी के पहिए घूमते हैं, बच्चा देखता है तो वो हाथ से घुमा के देख लेगा। और मैं चूँकि मेरा तालीम से ताल्लुक़ है, मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चा इस बात पर मुतमिन नहीं होता कि टीचर ने या पेरेंट ने कह दिया है कि बस मान लो कि इस गाड़ी के पहिए घूमते हैं। बल्कि बच्चे के अपने अंदर होता नहीं, मैंने खुद घुमा के देखना है, और इसके ऊपर उसकी तसल्ली होती है। तो ये बताइए कि ये बाहर से किसी सवाल के जवाब को सुनकर एक 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 इत्मीनान का पैदा होना या ना होना, और खुद से किसी चीज़ की जुस्तजू करके उसको उसको परखना, उसको उसको जांचना कि ऐसे होता है या नहीं होता, इन दोनों का कोई बैलेंस है, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या है? तो अगेन की मुश्किल कि किसकी बात, अपनी बात को मैं मान लूँ जो मैंने फिगर आउट किया है या जो मैंने जांचा है, या जो दूसरे मुझे कह रहे हैं उसकी बात को मान लूँ। तो क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही आता है कि हम देखते हैं कि रास्ते पे सफ़र ऐसे ही शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये ट्रिकी सवाल है। क्योंकि एक लिहाज से आपको बैलेंस करना होता है कि कहाँ पर आपने सवाल करना है और कहाँ पर आपने बेनिफिट लेना है कि वो चीज़ें जो है वो पहले से मालूम है। ठीक है, तो अगर हम साइंस के हिसाब से बात करते हैं, और मेरा ख्याल है हम बेसिकली हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। जी। एक बहुत बड़ा असूल साइंस में यह है कि आप सवाल पूछें, कैसे, क्यों, ये इसका न्यूटन ने कहा, आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, फिर भी आप सवाल पूछें, नहीं, क्यों, कैसे। ठीक है, और वो जो है वो एक साइंस की फाउंडेशन है, डाउट। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ तो जैसे आप ये समझते हैं, अब बैलेंस उसमें यह है कि अगर आप ये कहें बगैर फाउंडेशन लिए, क्योंकि आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी है, बगैर फाउंडेशन ने आप सवाल पूछते हैं, ओ यार आइंस्टाइन तो बिल्कुल गलत था,
अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर आपको मालूम है, आप समझते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरीज जो हैं वो क्या कहती हैं और आप उसके मास्टर हैं, फिर आप ये सवाल पूछें कि नहीं, मैं क्यों यकीन करूं कि आइंस्टाइन की थ्योरीज जो हैं वो सही हैं, मैं क्या चैलेंज कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप खाली इसको चैलेंज कर रहे हैं बगैर आइंस्टाइन की थ्योरीज को पूरी तरह समझे हुए, तो वो उसमें एक प्रॉब्लम है। तो बैलेंस करने की एक तरकीब ये होती है कि सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके जो उस्ताद हैं उन्होंने आपको बताया कि ये चीज सही है, आप उसको सवाल ना करें, या आपने सवाल पूछा और उस्ताद ने कहा ना, सवाल करना गलत है, वो चीज गलत है। बल्कि मैं कहूंगा कि क्योंकि आपका तालीम से ताल्लुक है, आपके स्कूल माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करता है, आप सही कुछ काम कर ही रहे होंगे यार, आपके बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छा काम वहां पे करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो उसमें अगर ये चीज बताई जाती है कि आपको सवाल करना, बच्चों के हिसाब से, ये मैं टीचर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उस्ताद के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कि वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने सवाल पूछा कि सवाल क्यों कर रहे हैं, आपको बताया तो है ये ठीक है, ना 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 ना, अगर वो सवाल कर रहे हैं तो उस्ताद के हिसाब से ये है कि आप ये बताएं कि उसका जवाब क्या है। खाली सवाल करना जो है वो गलत चीज नहीं है। सवाल करना जो है, एक तो वो जो है वो स्टूडेंट का हक है, और ये जरूरी है अगर आपने कुछ चीजें सीखनी है। ठीक है? और बड़े स्केल के ऊपर, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप आइंस्टाइन या किसी और कोई भी आप बड़ी थ्योरीज की बात कर रहे हैं, आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उनको पहले समझें तो उस हिसाब से समझने के लिए आपको फाउंडेशंस चाहिए, और उन फाउंडेशंस के लिए आपको वो सीखना होगा कि आपके जो उस्ताद हैं उनको पता है। तो ये टू वे स्ट्रीट है। तो डाउट, एब्सोल्युटली, जो क्या कहते हैं, शकूक, बहुत जरूरी है, लेकिन आपको फाउंडेशंस बनाना जो है वो भी बहुत जरूरी होगा। अगर आप जिस तरह बात करते हैं कि टेलीस्कोप्स के सिलसिले में आप सिखाते भी हो कि टेलीस्कोप किस तरह से इस्तेमाल करनी है और आप क्या देख रहे हैं उसमें, तो उसमें एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। तो ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो जरूरी है कि उसमें आपको पता चले कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपको अगर नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, उसको आप मेजर किस तरह से करेंगे। इससे पहले कि आप चैलेंज करते हैं कि नहीं, ये जो सितारों के बारे में बताते हैं कि ये जो उनके उनके जो लाइफ स्पैन है वो तो इस तरह से काम नहीं करता जिस तरह फिजिक्स ने बताया, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वो कैसे काम करता है, इससे पहले कि आप उसको जो है डाउट करें। तो आई थिंक वो चीज आती है। अभी ब्लैक होल की अगेन मिसाल ये है कि उसके जो वीडियोस मैंने और आपने भी बनाया, और मेरा एक और वीडियो भी था उसके ऊपर, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि ओह, ये तो जी बिल्कुल गलत है, ये तो फेक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ब्लैक होल से कैसे तस्वीर आई। वो जो शक है वो अजीब सा है, क्योंकि भाई आप सवाल तो पूछेंगे किस तरह से इमेज लिया, आपको पता तो हो कि वो कैसे आया, फिर आप सवाल कर सकते हैं अगर आप उस चीज के उसको समझते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर खाली आपका डाउट ही है बगैर किसी फाउंडेशन के ऊपर, तो आई थिंक वो बैलेंस जो है वो गलत है। नहीं, आपने बड़ी सही बात की कि एक तो बाहर से कोई किसी सवाल का जवाब मिले, या हम खुद से सवाल के जवाब की तरफ रास्ता चलना शुरू करें। ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये तय कर लें कि जिस चीज़ पर हमारा यकीन है वो कितनी मुस्तनद है, वो कितनी काबिल यकीन है। और एक तो ये है ना कि ऐसे ही फटाफट कह दिया कि जी ये तो सारी तस्वीर सब गलत है, और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। हम बड़ी स्टोरी सुनते हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा सुनते रहे हैं और सुनते हैं कि जी चांद पे इंसान नहीं गया, और सिंपल लोग आप चांद की तस्वीर लें तो उसके ऊपर लोग सिंपल स्टेटमेंट लिख देंगे, चांद पे तो इंसान कभी गया ही नहीं है। और सिर्फ ये एक स्टेटमेंट होती है, इसके बाद कुछ नहीं होता कि भाई मैं ऐसे क्यों समझ रहा हूँ, या मैंने जो समझा है उसके जवाब के लिए मैंने काविश क्या की है। एक एक चीज़ ये, अब मैं इस तरफ आना चाहता हूँ कि अ, अ, जो चीज़ एक इंसान खुद से समझता है कि ये सही है या ये गलत है, लेकिन वो एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाता। एक अवामुन्नास में ऐसे होता है कि वो एक्सपर्ट से वही सवाल नहीं पूछता जो सवाल उसको तंग कर रहा है, और दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन जो उसको तंग कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाता और खुद से कुछ एज्यूम कर लेता है। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि जाहिर है आइंस्टाइन की थ्योरी को कोई गलत कहता है तो उसको आइंस्टाइन की थ्योरी पहले इस दर्जे पे समझनी चाहिए कि वो उसका माहिर कहलाया जा सके। ये
और ये सिर्फ साइंस में नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों में है, आर्ट में है, मजहब में है, तारीख में, कि एक्सपर्ट्स के पास लोग नहीं जाते। आप क्या किस नज़र से देखते हैं कि जनरली लोग जो हैं वो साइंस में साइंसदानों के पास या फल्कियात में एस्ट्रोनॉमर्स के पास क्या वो वाकई जाते हैं? यानी आपने क्या देखा है, या वो सिंपल अपनी एक राय कायम कर लेते हैं, या गलत लोगों के पास चले जाते हैं जो उनको गलत बात बता देते हैं? तो मैं दो चीजें इसके सिलसिले में कहूंगा। एक तो ये है कि चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब जो साइंस है या जो चीजें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, मगर एक लिहाज से आपको इंटरनेट के ऊपर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बाद भी आपका ख्याल होता है कि आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। लेकिन फिर भी जब आपका हार्ट सर्जरी की बात होती है, आप ये नहीं कहते कि ना ना ना, मुझे पता है मैंने क्या करना है, ठीक है मैं जरा अपना खुद ही दिल खोल लूं। नहीं, आप एक्सपर्ट के ऊपर जाते हैं और आप उनसे ज्यादा सवाल भी नहीं पूछते कि भाई आप किस तरह से कर रहे हैं, आपके जो हामिना वो जो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आपके जो सारे आप मेमो वो जो आप सारा जो ईकेजी वगैरह ईसीजी वगैरह देख रहे हैं, वो सारा साइंस के ऊपर बेस्ड है। आप उसमें डाउट नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि ये जो हार्ट सर्जन है वो एक्सपर्ट है। एंड आई थिंक ये जो है वो सही अप्रोच है, क्योंकि आप हर चीज के ऊपर आप शक नहीं कर सकते। ठीक है। अब साइंस जो है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें अब जिस तरह कुछ चीजें हैं, तो मेरी जो रिसर्च है वो इसके ऊपर भी होती है कि लोग क्यों उसके ऊपर यकीन करते हैं, ठीक है, और इसके सोशियोलॉजी से सोशियोलॉजिकल कनेक्शंस हैं, क्योंकि लोग उसको किस तरह से सोचते हैं। तो उसमें एक चीज इस तरह से सोचने की बात यह है कि अगर आपने कहा कि आप चांद पर नहीं गए, या अगर आपने बात की कि ये ब्लैक होल का इमेज फेक है, ठीक है आपने बयान दे दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ट सर्जरी के ऊपर अगर आपने बयान दे दिया कि ये तो सारी फेक सर्जरी है, मैं तो नहीं करवा रहा, नहीं, आपकी सेहत के ऊपर असर पड़ेगा। तो एक लिहाज से क्योंकि लोग इस किस्म के बयान दे सकते हैं और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी पर्सनल जिंदगी के ऊपर, तो ये एक बात लिहाज ठीक से है। वो चीज जो है वो हो सकती है कि उसका वेट नहीं है ज्यादा। लेकिन आप लेकिन आप अगर आप उसके लॉन्ग व्यू लें, तो उसका फर्क ये पड़ता है कि अगर आपके अपने बच्चे हैं या आप ऐसी पोजीशन पे हैं कि आप और लोगों को आप मॉडल हैं, रोल मॉडल हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं और आप इस किस्म की बात करते हैं, तो उसका फर्क जो है वो माशरे पर पड़ता है। क्योंकि एक आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हम एक जुस्तजू वाला एक सोसाइटी वाली सोसाइटी बनाए, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि अगर आपने और साइंसदान प्रोड्यूस करने हैं या ऐसे इंसान प्रोड्यूस करने हैं जो सोचते हो, तो उस लिहाज से आपको ये इनकरेज करना चाहिए कि लोग जो हैं वो समझें कि चीजें कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, क्या इस तरह की चीजें। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये है कि आप किस तरह से आपको पता चले कि कोई चीज जो है वो एस्टैब्लिश्ड है और कोई चीज एस्टैब्लिश नहीं। तो पहली बात तो ये है कि साइंस में ये नहीं है कि एक ही व्यू मौजूद है, और साइंस में मुख्तलिफ किस्म की है, बायोलॉजी फर्क है, उसकी जो मेथडोलॉजी है, फिजिक्स फर्क है, आपकी केमिस्ट्री फर्क है, और वगैरह वगैरह। लेकिन हम क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की अक्सर बात करते हैं तो हम उसके करीब रह सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि कोई थ्योरी जो है वो आज से 300 साल तक जो है वो कायम रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको चैलेंज ना करें। ठीक है, जो भी हमने पहले भी बात की। और ये भी हो सकता है कि आज कुछ साइंसदान हैं जो उसको खिलाफ हों। तो मिसाल के तौर पे रोशनी की रफ्तार, उनको पता है कि जी वो कांस्टेंट है और उससे तेज कोई चीज नहीं चल सकती। डॉक्टर साहब, मैं माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये चाहूँगा कि जो बात अभी करने लगी है ना, उसके लिए मैं एक सवाल बना लूँ। सो एक एक ये बड़ी आम बात मैंने देखी है कि आम तौर पे लोगों के ज़हनों में ये तसव्वुर होता है कि कि कुछ साइंसदान हैं दुनिया में, जितने भी साइंसदान वो एक दिन तय करते हैं, अपना कोई साइंसी तजर्बा करते हैं, उससे कोई चीज़ तय कर देते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही है, और बाकी सारे साइंसदान जो है उनकी बात पर ईमान ले आते हैं कि बस ठीक हो गया, डन हो गया, और आगे निकल गए। और यानी ये एक बड़ा सिंपल सा सादा सा प्रोसेस लोगों को नजर आता है साइंस। सो मैं ये चाहूंगा कि आप जरा खुलकर इस पर बताएं कि साइंसदान खुद से साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, मीटिंग्स में क्या होता है, पेपर्स जब लिखे जाते हैं तो पेपर्स के ऊपर पेपर्स कैसे लिखे जाते हैं, यानी इसके ऊपर थोड़ा सा आप खुलकर बताएं कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, इंक्लूडिंग जितने भी मुल्कों में साइंसदान हैं,
मुसलमान साइंसदान भी हैं, उनको भी इसी तरह काम करना पड़ता है। तो वो सारे के सारे यानी किसी चीज के नतीजे तक फिर पहुंचते हैं, और उसमें फिर जैसे आप शक का वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, शक की गुंजाइश कितनी रहती है, यानी साइंसदानों की दुनिया में क्या हो रहा होता है जो पब्लिक को नजर नहीं आता है, क्योंकि पब्लिक तो सिर्फ खबर सुनती है, हेडलाइन आ गई कि जनाब ये साइंसदानों ने डिस्कवर कर लिया, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है जो पेपर में नहीं लिखा जाता। बिल्कुल। तो तरक्की कर रहे इसमें, हाँ, ये बड़ा लंबा सवाल है, लेकिन मैं इसकी मिसालें देके मैं इसकी बात कर हैं। ठीक है, सकता हूँ। ठीक है। एक तो ये कि जो इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं, मगर हर फील्ड का अलग मेथड है, ठीक है, कोई एक बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड मेथड नहीं है। यानी साइंस के हर फील्ड का अलग मेथड है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। लेकिन एक इन जनरल, एक उसकी स्पिरिट की हम बात कर सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। वो ये है कि आप हर वक्त जो है सवाल पूछ रहे हैं, और उसकी जो स्पिरिट ऐसी है कि अगर कोई स्टैब्लिश थ्योरी है, तो जिस तरह रोशनी की रफ्तार है कि जी कोई चीज जो है वो रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चल सकती, और रोशनी की रफ्तार जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब 186,000 मील पर सेकंड जो है, ठीक है। ठीक है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आपने कह दिया कि जी ये जो है वो तो फिक्स्ड है और से कोई तेज नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा। अब एक चीज ये कि ओ, बाबा जी आइंस्टाइन ने कहा है जी, अब उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आई मीन बाबा जी आइंस्टाइन जो है वो, उनकी थ्योरीज जो हैं इतने अरसे, पिछले 100 साल तक जो है, 100 से भी ऊपर साल जो है, वो इस्टेब्लिश रही हैं। तो कोई वजह है, इसी वजह से साइंसदान जो हैं ये कहते हैं कि यार ये चीज जो है इसको ओवरटर्न करना जो है मुश्किल है, ठीक है। और हमें ये पता है कि ये चीज क्यों कांस्टेंट है और ये क्यों इतनी स्टैब्लिश्ड है। इसकी वजह ये है कि साइंसदान जो है वो जैसे ही आइंस्टाइन की थ्योरीज आई, उसके फौरन बाद कहा अच्छा, रोशनी की रफ्तार से ज्यादा कोई नहीं चल सकता, मैं आपको बताता हूं क्या चीज चल सकती है। वो टेस्ट किया, नहीं हुआ, कहा नहीं यार ये तो एक्चुअली लिमिट है। तो कॉन्स्टेंटली वो टेस्ट करते हैं, और इसकी वजह यह है कि ये इंसेंटिव है खाली। क्योंकि बाबा जी आइंस्टाइन जो है वो एस्टैब्लिश्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्योंकि साइंस इस तरह से काम करती है कि अगर आपने किसी एस्टैब्लिश्ड थ्योरी को ओवरटर्न कर दिया, तो आपको वो साइंस का सबसे बड़ा प्राइज देंगे, जो नोबेल प्राइज है। तो सिस्टम इस तरह से काम करता है कि वो एनकरेज करता है कि आप जो एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज हैं उनको आप तोड़ें। लेकिन अगेन, जिस तरह पहले भी बात हुई कि असल चीज ये है कि आपको पहले पता हो कि आप एस्टैब्लिश थ्योरीज क्या है, आप उनको समझें, और उसके बाद ये कि आप उनको इनकरेज करते हैं कि आप उसको तोड़ें। अच्छा, अब कुछ साल पहले, आज से 3-4 साल पहले एक खबर आई थी कि न्यूट्रिनोस, ये छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, वो ये पता चला कि वो रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज ट्रैवल करते हुए मिले। वहां पे यूरोप में एक डिटेक्टर है, उसमें उन्होंने डिटेक्ट किए। बड़ी खबर थी कि ये शायद ये हुआ, पेपर भी पब्लिश हुआ, ठीक है। तो और पेपर्स इस तरह से पब्लिश होते हैं कि जब अगर आपके पास कोई रिजल्ट है, आपको जो है वो, जो आपने उसको पेपर में लिखा उसमें बताया कि आपने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, ये आपका डेटा है, ये आपका रिजल्ट है, और फिर वो जाता है और लोग जो आपके पीयर्स हैं, मतलब ये कि और फिजिसिस्ट जो आपके एरिया में काम करते हैं, या एस्ट्रोनॉमर्स जो आपके एरिया में काम करते हैं, उन्होंने देखा, जो आपके पेपर में शामिल नहीं, ना ही आपके दोस्त हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा ये पेपर है, और वो आपके पेपर के ऊपर जो है वो शक के हिसाब से कहते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये मुझे नहीं लग रहा। तो वो टेस्ट करते हैं। अभी पेपर छपा नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं पीयर रिव्यू, ठीक है। आपके जो एक्सपर्ट्स हैं आपके फील्ड में, जो आपके पेपर के शामिल नहीं, ना ही आपके दोस्त हैं, वो आपके पेपर को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या आपने कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं की, क्या कोई ऑब्वियस सी चीज आप मिस तो नहीं कर गए, ठीक है। क्योंकि अभी पेपर छपा नहीं है, लेकिन ये आपको देख रहे हैं। और ये ऑथर के लिए, आई मीन एज एन ऑथर, आप कहते हैं कि यार, और ऑथर के वो पीयर रिव्यू जो रेफरी के कमेंट्स आते हैं, रेफरीज के, वो अक्सर हार्श होते हैं। वो कहते हैं आपने ये नहीं देखा, आपने क्या ये चेक किया। भाई एज एन ऑथर आप कहते हैं यार मेरे तो, आपने मुझे सदमा दे दिया है यार, मैंने पेपर इतने मोहब्बत से मैंने लिखा और आपने उसके बारे में जो है ये ऐसे कमेंट्स दिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो पेपर छपा नहीं है, और ये आपको बता रहे हैं कि आपने इन चीजों का ख्याल रखा कि नहीं रखा। क्योंकि अगर आपने प्रिंट कर दिया और फिर 50 लोगों ने या 100 लोगों ने पता किया, तो फिर तो आपकी बदनामी हुई ना। तो एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है रेफरी के कमेंट्स। और इनफैक्ट रेफरी के कमेंट्स अक्सर जो होते हैं वो बड़े कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं। वो कहते हैं अच्छा आपने सोचा है कि आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो वो जो न्यूट्रिनो वाला वो था वो छपा क्योंकि उसमें लग रहा था कि वो ठीक है। हैरानकुन चीज थी। और ये भी चीज नहीं है कि खाली आपने अगर रेफरी ने ये कहा है कि ये पेपर छपना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज प्रूव हो गई है। ठीक है। मगर वो ये कह रहे हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, कोई ऑब्वियस कोई गलती नजर नहीं आ रही। हो सकता है ठीक है, अगर ये चीज कामयाब हो गई दोबारा से और लोगों ने उसको रेप्लिकेट किया और लोगों ने इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने डुप्लीकेट किया और कहा कि वाकई ये बात सही है, फिर ये आइडिया एस्टैब्लिश होना शुरू होता है। तो वो जो न्यूट्रिनो वाली बात थी कि वो शायद रोशनी की रफ्तार से ज्यादा चल रहे थे, पता ही चला कि उसको जब रिपीट किया तो वो रिपीट नहीं हो रहा था, और ग्रुप्स ने भी किया, ये नहीं पता चल रहा था कि वो रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज चल रहे हैं। तो फिर जो ऑथर्स थे ओरिजिनल वाले, उन्होंने कहा कि क्या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की? अब कोई किसी ने वो गलती पकड़ी नहीं थी, लेकिन कोई और अगर वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा तो फिर सवाल होता है कि क्यों नहीं। तो फिर उन्होंने पता चला कि वो कोई एक छोटी सी एक डिटेक्टर की मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो लग ये रहा था कि वो रोशनी की रफ्तार से ज्यादा चले। ठीक है। ठीक है, तो अब वो आगे नहीं नहीं नहीं, रोशनी की रफ्तार जो है वो अभी तक कोई इससे कोई तेज चीज जो है कोई एक्सपेरिमेंट ने किसी शामिल नहीं किया, थियोरेटिकली भी हमें नहीं पता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज वो चीज स्टैब्लिश है, इसका मतलब ये है कल भी वो चीज स्टैब्लिश हो। लेकिन ये लग रहा है कि अभी तक वो जो आइंस्टाइन की थ्योरीज हैं या रोशनी की रफ्तार की जो एक लॉ है या एक लिमिट है, वो इस वक्त ये लग रहा है कि वो स्टैब्लिश्ड है, लेकिन कल चेंज हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे आइडियाज, अगर कोई भी आइडिया आप कहें कि यार पता नहीं यार आज तो ग्रेविटी यूं काम कर रही है कल ना करे, नहीं। बहुत सारे आइडियाज हैं जो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश होते हैं। आई मीन हम अक्सर जो हम खबरों में बात सुनते हैं वो हम सुनते हैं कि लाइक 0.00001% साइंस की खबरें। ठीक है, साइंस कॉन्स्टेंटली काम कर रही है मल्टीपल एरियाज में। कई आई मीन जो जर्नल्स आएंगे, एस्ट्रोनॉमी के जर्नल्स जो हैं वो इतने मोटे होते हैं, वो तकरीबन खाली मैं उसकी बात कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिकल जर्नल जो अमेरिका की एक वन ऑफ द मेजर जर्नल्स है एस्ट्रोनॉमी का, और एक एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल है। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल जो है वो इतना मोटा होता है और वो 3 दफा महीने में निकलता है, हर 10 दिन पे। और एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल जो है वो भी इतना मोटा होता है और वो महीने में 1 दफा निकलता है। तो ये तो कॉन्स्टेंटली, और हर पेपर जो है वो कोई नई चीज बताता है। ठीक है, आपका पेपर जो है ये नहीं हो सकता कि ये तो एक पुरानी चीज है, नहीं। तो आप ये देखेंगे बहुत सारी चीजें जो हैं वो उसमें एस्टैब्लिश हो रही हैं, वो बिल्ट इन हो रही हैं। तो अगर कोई चीज हमें ये पता होता है कि वो एस्टैब्लिश्ड है, उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत सारे उसके फाउंडेशन है, उसके बाद जो है लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। तो अगर कोई छोटी सी चीज अगर ब्रेक भी हो तो वो फिर एक बड़ी चीज बन जाती है। जिस तरह अगर जमीन रोशनी की रफ्तार जो है, अगर वो इश्यू जो है वो अगर किसी को पता चला कि उससे ज्यादा तेज कोई चीज कर रही है तो वो एक बड़ी खबर है। लेकिन कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस वो उसमें चल रहा है। सो आपने बिल्कुल ये ठीक बात की कि ये जो आपने एक इनसाइट बताई है कि अंदर साइंसदानों की दुनिया में क्या हो रहा होता है, और इवन एक पेपर छापने से पहले उसको इस काबिल बनाना कि वो एक्चुअली छप सके, ये बड़ा मुश्किल काम है। और जो इसको रिव्यू कर रहे होते हैं, जो वो खुद एक्सपर्ट होते हैं, और उनसे ज़ाहिर है बात उसी दर्जे पे की जा रही होती है। सो अब मुझे ये बताइए कि ये जो एक चीज़ है जहाँ ये मसला एक बनता है आम सोच में, कि एक है जैसे जैसे एक फ़लसफ़ा है जिसमें आप लॉजिक इस्तेमाल करके यूँ कह लें, फ़िलहाल आप किसी नतीजे तक पहुँचते हैं, और आप कहते हैं कि इन अल्फाज से ये बात जो है सामने आ जाती है और बात ये तय हो जाती है जिस हद तक भी तय हुई। लेकिन साइंस में जो एक तजर्बा है गुफ्तगू से बढ़कर, क्योंकि जनरली तो ये होता है कि लोग आपस में बहस करते हैं आम टेबल टॉक पे, और बहस करने में वो साबित कर देते हैं कि ये गलत हो गया और वो सही हो गया। और लेकिन ये तजर्बा जो एक लफ्ज़ है, ये तजर्बा एक जो चीज़, इसकी साइंस में क्या हैसियत है, और यानी ये साइंस को दूसरों से मुमताज कैसे करता है, फ़र्क कैसे करता है? चले मैं आपको मिसालों के हिसाब से बात ज़रूर करूं, ज़रूर क्योंकि आई थिंक उससे जो है वो आसानी होती है, और एस्ट्रोनॉमी वाले हैं तो मैं एस्ट्रोनॉमी की मिसालें जो दूंगा। ज़रूर ज़रूर। वीनस जो हमारा प्लेनेट है, वो 1950s वगैरह में
पता नहीं था, क्योंकि हमें यह पता था कि उसकी हमें सरफेस नजर नहीं आती टेलीस्कोप से। ठीक है। तो हमें यह पता था कि उसके ऊपर जो है वो क्लाउड्स हैं, बादल हैं। अब दो थ्योरीज थी। एक थ्योरी ये थी, कुछ लोग, खाली एक बंदे की नहीं, अमीर की ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते थे कि जिस तरह आप जमीन के ऊपर, खासतौर से अगर आप लाहौर में हो या वहां पर गर्मियों के मौसम में, यार अगर बादल हो तो आपका मौसम बेहतर हो जाता है। ठीक है। तो एक ख्याल ये था कि वीनस की सरफेस जो है वो बहुत खुशहाल सरफेस होगी, क्योंकि बादलों की वजह से जो है मौसम बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वीनस जो है वो सूरज के करीब है। ठीक है। अगर बादल होंगे तो वो सूरज की रोशनी को रोकेगा, इसका मतलब यह है कि वहां पे जो मौसम जो है वो अच्छा होगा। दूसरी थ्योरी ये थी, दूसरे लोग जो हैं आर्ग्यू ये कर रहे थे कि नहीं, पता है ये जो वीनस है उसमें मसला ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट उस तरह से होता है कि जिस तरह अगर आप गाड़ी के अंदर, अगेन लाहौर या कराची में हो, अगर आप हो गर्मियों में या बाद में भी, अगर आप गाड़ी जो है वो धूप में खड़ी करें और आप अपने शीशे ऊपर कर दें, और अगर आपको याद हो, देखिए सारी साइंस जो है ये एक्चुअली आपकी एवरीडे लाइफ के लिंक्ड होती है, इट्स द सेम प्रोसेस। ठीक है। आप थोड़ा सा उसमें खिड़की को थोड़ा सा छोड़ इसलिए देते हैं ताकि थोड़ी सी हवा आगे बाहर आ सके। अगर आप उसको पूरा ऊपर कर दें तो हो ये रहा है कि सूरज की रोशनी जो विजिबल लाइट में आती है वो शीशे के थ्रू जाती है, तभी आपको सूरज अंदर से नजर आता है, बाहर देख रहे हैं, क्योंकि विजिबल लाइट में आपका जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। लेकिन जब लाइट आपकी गाड़ी से जब रिफ्लेक्ट होती है, आपके इंटीरियर से, आपकी सीट से, आपके स्टीयरिंग व्हील से, डैशबोर्ड पे, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो इंफ्रारेड होती है। ठीक है। वो लाइट यानी कि थोड़ी सी लॉन्गर वेवलेंथ उसकी थोड़ी सी लंबी होती है। अच्छा, जो आपका ग्लास है वो एक्चुअली ओपेक है इंफ्रारेड में। ठीक है। ठीक है। तो वो सूरज की रोशनी आ रही है, जो विजिबल लाइट है वो अंदर आ रही है, जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो बाहर नहीं निकल सकती। इस वजह से आपकी गाड़ी जो है वो गरम 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 होना शुरू हो जाती है गर्मियों में, जब आप उसको खिड़कियां बंद करके आप उसको धूप में छोड़ दें। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। क्योंकि ग्रीन हाउसेस इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। ग्रीन हाउसेस वो हैं जिसमें अगर हमने पौधे, अगर आपने बढ़ाने हो तो वो ग्लास के होते हैं, उसमें धूप अंदर से आती है और उसको गर्म रखते हैं। या अच्छा, तो लोगों ने कहा कि जो वीनस है उसमें जो बादल हैं वो यही रोल पैदा कर रहे हैं कि वहां से जो बहुत सारी रेडिएशन है वो तो अंदर जा रही है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो बादल इस किस्म के हैं, खासतौर से वाटर वेपर, कि वो उसको बाहर एस्केप नहीं होने देगा। और अगर ये मसला है, इसका मतलब ये है कि जो वीनस का सरफेस टेम्परेचर है वो बेइंतहा गर्म है। ठीक है। तो आप देखें, दो दो थ्योरीज बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की, वो टेलीस्कोप्स के बेसिक डेटा के ऊपर बेस्ड हैं कि वहां पर बादल हैं। अब सवाल यह है कि वो बादलों की वजह से, वो इस किस्म की बादलों की कंपोजिशन ऐसी है कि वो मौसम अच्छा बना रहे हैं वीनस के ऊपर, कि वहां पर आपके पास झीलें हो, समुंदर हो, पानी वहां पर मौजूद हो, या इतना गर्म है कि पानी जो है वो एवेपोरेट हो गया है और वहां पे जो टेम्परेचर है वो 800-900 डिग्री है और बिल्कुल रहने की जगह नहीं। अब आधे लोगों की, और आधे ऐसी मैं कह रहा हूं, मगर बहुत सारे लोगों की पीएचडीज जो हैं वो एक चीज स्टैब्लिश करने के ऊपर है, नहीं मौसम वहां पर बड़ा अच्छा है, और आधे लोगों की पीएचडीज जो है इस चीज के ऊपर है कि ना 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 ना, ये तो बेइंतहा गर्म है। और अगर आप कॉन्फ्रेंसेस में जाएं एस्ट्रोनॉमी की तो बेइंतहा झगड़े होते हैं, फड्डे होते हैं इस हिसाब से। ये नहीं है कि मुक्का दुक्की हो, लेकिन इस किस्म के नहीं ये नहीं हो सकता, ये आपका बिल्कुल गलत है, नहीं आप ये देखें ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए, और ये वो। ठीक है। बड़ी पैशनेट, क्योंकि क्योंकि लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं और बड़ी पैशनेट होती हैं, क्योंकि ये उनका काम है। पैसे नहीं मिल रहे होते लेकिन पैशन बहुत होता है। लेकिन पता ये चला 1960s के ऊपर जब और स्टडीज हुई, और फिर इवेंचुअली एक्चुअली 1970s में रशियन एक्चुअली एक लैंडर जो है, सोवियत लैंडर, सोवियत उस वक्त सोवियत यूनियन था, तो जब वो मून रेस तो अमेरिका जीत गया था, लेकिन सोवियत यूनियन ने एक्चुअली 2 लैंडर्स जो हैं वो वीनस के ऊपर भेजे, और पता ही चला कि वीनस जो है वो बेइंतहा गर्म है। उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 900 डिग्री के करीब जो है वो टेम्परेचर है, तो तकरीबन लाहौर जैसा गर्म। हाँ नहीं, तो लाहौर से बेइंतहा गर्म। आप चाह रहे हैं मैं वापस लाहौर ना जाऊं? तो तो वो जो टेम्परेचर और बड़ा प्रेशर है, तो उसमें एक तरफ की जो थ्योरीज थी वो चली गई, खत्म हो गई।
पता चला कि वो वाकई गलत थी। अब ये नहीं है कि आपकी थ्योरी जो थी वो ये थी कि नहीं मौसम अच्छा हो, ये वो हो, आपने अपने पूरी क्या कहते हैं कई महीने लगाए, कई साल लगाए उस थ्योरी को बिल्डअप करने में, आपको यकीन था उसके ऊपर। अब आपने कहा नहीं मैं तो ये रिजल्ट नहीं मान रहा। अब देखिए मैंने तो कई साल 10 साल जो है मैंने इसके ऊपर काम किया, आपने ऐसी कह दिया कि जी मेरी सारी थ्योरी गलत थी। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हम साइंस के ऊपर काम ही एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि किसी आपको जो इंटरेस्ट है वो ये है कि नेचर काम कैसे करती है। आपको इंटरेस्ट ये नहीं कि मेरी थ्योरी गलत है, मेरी थ्योरी सही है ना। आपका ख्याल ये है कि उम्मीद है कि मेरी थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन करेगी नेचर कैसे काम करती है। लेकिन मेरा फंडामेंटली मेरा इंटरेस्ट ये है कि नेचर काम कैसे करती है। अगर ये पता चला कि मेरी जो थ्योरी थी वो गलत थी, तो आप कहते हैं चलो मैंने 10 साल इसके ऊपर काम किया, मगर मेरा आई एंडेड अप ऑन द रॉन्ग साइड, बट दैट्स ओके, क्योंकि हमें एक सर्टेनिटी मिल गई एक तरह से कि वीनस क्या है। क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो फाउंडेशन है वो इस चीज के ऊपर होनी चाहिए कि वो जुस्तजू के ऊपर, क्यूरियोसिटी कि वीनस पे है क्या चीज, गर्म है कि ठंडा है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरी थ्योरी सही हो। आई मीन आप चाहेंगे कि आपकी थ्योरी सही हो क्योंकि आप बाकी समझते हैं कि आपको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन असल चीज जो उसकी फाउंडेशन है वो ये कि एक्चुअल में वीनस पे क्या है। क्योंकि अगर आप जो सच्चाई की तरफ जाएंगे उससे आप फाउंडेशन आपकी और चीजों के ऊपर बनती है। तो फिर और तरह के सवाल आते हैं वीनस पे कि ओके तो वो कैसे गर्म हुआ, क्यों गर्म हुआ, और ये वो, तो आप उसके ऊपर, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन बेस्ड जो आपका सवाल है अगर आप उसके ऊपर यकीन ही ना करें, आप कहें कि नहीं नहीं मैं तो इसी के ऊपर काम करता रहूंगा कि वीनस का उसका मौसम कैसा अच्छा है, तो फिर आप उसके ऊपर बिल्डअप नहीं कर सकते, आप उसके नए सवाल नहीं पूछ सकते, आप उसके अगले सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन इसमें फिर आप अगले सवालों के ऊपर जाएं। लेकिन वो जो थियरीज हैं, आज कोई भी बात नहीं करता कि वीनस के ऊपर जो है वो समुंदर है और वीनस जो है बहुत अच्छा उसके ऊपर मौसम है, आज कोई बात नहीं करता। लेकिन 50s में बात हो रही थी। तो इस तरह से वो आइडिया चेंज होता है। एक चीज़ ये बताइए कि यानी ये बात तो यानी साइंसदानों में, साइंटिफिक कम्युनिटी में एस्टेब्लिश्ड लॉज हैं, और यस आइंस्टाइन को लोग गलत साबित करने की कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो इसको समझती है, इसको मानती है कि वो ठीक है। हम ये भी सुनते हैं और ये बड़े गलत अंदाज में भी ये बात यूज़ हो जाती है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे इसके ऊपर ज़रूर एक दफ़ा बात हो जाए कि लोग कहते हैं कि नहीं यार, कुछ और साइंसदान भी हैं जो कहते हैं कि ये सब गलत है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ होती है कि यानी साइंटिफिक कम्युनिटी में भी कुछ लोग ऐसे, जिस तरह आपने भी ये बात की कि कुछ लोग कोशिशें करते हैं कि एस्टेब्लिश्ड चीज़ को भी गलत साबित करने की अटेम्प्ट की जाए, और बाज़ औक़ात जो लोग उस थ्योरी के से भाग रहे होते हैं या उससे दूर होना चाह रहे होते हैं, वो इस एक कैंप को देखना शुरू हो जाते हैं। सो एक नया बंदा जो है, बाहर वाला बंदा जिसे दोनों चीज़ों का कुछ नहीं पता, तो यानी वो इनको लेकर किस तरह चले। और ये आपने देखा होगा बड़ी जगह पे टॉक शोज में इस तरह गलत चीज़ें बायोलॉजी में और पता नहीं कहाँ, तो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको किस तरह देखना चाहिए? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे आप जो उस कम्युनिटी के अंदर नहीं है, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, उनको कैसे पता हो कि किस चीज के ऊपर यकीन करें। तो उसका मैं जवाब अगेन मैं मिसालों के हिसाब से दूंगा। बिल्कुल, ओके, और ये ज़्यादा आसान होगा। लेकिन पहले मैं मिसालें दूं। एक जनरल प्रिंसिपल, अगर चीजें टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं, जनरली उसका मतलब ये होता है कि वो एक चीज रिलेटिवली ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है। ठीक है। एक कंसेंसस कहलाता है कि साइंटिफिक कंसेंसस। और फिर उसके हिसाब से होता है कि हमेशा कुछ लोग चैलेंज कर रहे होते हैं। ठीक, तो मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा और डिफरेंट स्टेजेस में उन सर्टेनिटी के हिसाब से। ठीक है। अब अभी हमने वीनस की बात की कि वीनस जो है वो अब कोई उसके ऊपर कोई शक नहीं है कि वीनस जो है वो गर्म है, कि वो ग्रीन हाउस गैसेस वहां पर हैं और वो जो है वो एक बड़ी बहुत ही गर्म सैयारा है। तो अगर कोई आज इस चीज के ऊपर बात करे कि नहीं, कोई साइंसदान है जो कह रहे हैं कि वीनस ठंडा है, तो वो तो बिल्कुल ही अलग बात है। लेकिन आप और चीजों की बात कर सकते हैं कि जिसपे थोड़ी ज्यादा डिबेट मौजूद है। ठीक है। अब एक मिसाल है
डायनासोर्स जो हैं वो 65 मिलियन ईयर्स पहले जो हैं उनका जनरली वो वाइप आउट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। अब वो बड़ी डिबेट थी। अगर हम ये बात कर रहे होते आज से तकरीबन 40 साल पहले, 1980 तक, तो अक्सर लोग ये कह देते हैं कि जी किस तरह से डायनासोर्स वाइप आउट हुए, पता नहीं, वी डोंट एक्चुअली हैव मेनी थ्योरीज। मगर 1980s में पता है चला कि एक एस्टेरॉयड जो है उसका इंपैक्ट हुआ 60, जो मैचअप करता है उसकी डेट्स के ऊपर 65 मिलियन ईयर्स के ऊपर, ठीक है। और वो बड़ी उसके ये नहीं कि लोगों ने फौरन से कहा ओ हाँ फिर ये तो एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स को इंतकाल कर दिया। आज तो हम काफी अक्सर हम उस चीज की बात करते हैं, लेकिन पहले ये बात नहीं थी। तो ये हुआ कि नहीं, एक एस्ट्रॉयड जो है वो इंपैक्ट कर सकता है, मेरा ख्याल है उसकी वजह से ये हुआ। ये फिजिसिस्ट का आइडिया था, तो एक फील्ड्स की इसमें भी वो राइवलरी होती है, क्योंकि डायनासोर प्रॉब्लम जो है वो बायोलॉजी की प्रॉब्लम है टू अ सर्टेन डिग्री, ठीक है। ठीक है, या पेलेंटोलॉजी की, या उस तरह से फिजिसिस्ट आया, उसने कहा कि अगर कोई एस्ट्रॉयड या कॉमेट टकराता है तो वो जो है उसकी इतनी वो डिस्रप्शन होगी कि वो डायनासोर्स को इंतकाल कर सकता है। ये कहा हाँ हाँ आप तो फिजिसिस्ट हैं, आपको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन लेट 1980s में एक क्रेटर मिला अंडर वाटर, ठीक है, आधे से ज्यादा, वो चिकचिलूब, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक क्रेटर है बहुत बड़ा सारा। वो बचला, वो क्रेटर का साइज जो है वो ये बताता है कि वो तकरीबन कोई 8 से 10 मील बड़ा एस्ट्रॉयड या कॉमेट आके टकराया था। और जब उसकी डेटिंग की कि कितना पुराना था, वो पता चला 65 मिलियन साल पहले। फिर हुआ एक मिनट, तो बड़ा कोइंसिडेंस है कि एक बड़ा सारा इंपैक्ट हुआ 65 मिलियन साल पहले, और डायनासोर्स भी इख्तिताम हो गया 65 मिलियन ईयर्स पहले। तो हो सकता है कि उनका लिंक हो। तो अब उसको 8-10 साल 15 साल लगे उस चीज को बनने में कि वो वाकई डायनासोर्स का जो है ये एविडेंस, और किस्म की भी एविडेंस पता किया है कि 65 मिलियन, अगर आप रॉक लेयर्स में देखें तो वो एक लेयर है सुट की, वो बड़ी पतली सी लेयर है। तो इसका मतलब ये था कि वहां पे बहुत सारे जो है कुछ मटेरियल जो है वो जला एटमॉस्फेयर में, और वो उसकी वजह से जो है वो 65 मिलियन साल पहले कुछ बड़ा सारा इवेंट हुआ था, ठीक। और भी चीजें हैं, और भी एविडेंस हैं, वो गैदर होते चले गए। तो अब ज्यादातर ख्याल ये कि वाकई से वो जो डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन थी वो एस्ट्रॉयड या कॉमेट इंपैक्ट से लिंक्ड है। अच्छा, आप पहली बात तो ये गौर करें कि मैं कह रहा हूं एस्ट्रॉयड या कॉमेट, क्योंकि ये चीज एस्टेब्लिश नहीं कि वो एस्ट्रॉयड था या कॉमेट, और लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या था, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये चीज पक्की नहीं है। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं, और अब वो चीज काफी आती जा रही है, कि एक्चुअली डायनासोर जो हैं उन्होंने पता ही किया कि उससे कई हजारों साल पहले उनका डिक्लाइन शुरू हो चुका था, ठीक है। अब वो डिक्लाइन क्यों हुआ था वो एक अलग कॉजेज हैं, वो एक बात करते हैं कि ये एक हॉटस्पॉट्स हैं जमीन के ऊपर, कि वो एक्टिव वॉल्केनिज्म था, और वो उसकी वजह से उनका आहिस्ता आहिस्ता करके इंतकाल हो रहा था। तो अब ये एक डिबेट है कि क्या अगर वो जो एस्ट्रॉयड की वजह से अगर उनका इंतकाल होगा तो उनका जो टाइम फ्रेम है, और ये हम 65 मिलियन साल पहले की बात कर रहे हैं, तो टाइम फ्रेम जो है वो उनका इंतकाल होगा विद इन 1000 ईयर्स, स्टिल टेक्स अ व्हाइल। लेकिन अगर उनका इख्तिताम जो है वो हॉटस्पॉट्स की वजह से मेजर भी हो रहा था, तो उसमें जो आपकी लिंक होगा वो 10,000 ईयर्स के करीब, 10,000 साल के पूरा। तो अब ये पता करना है, लोग डिवाइडेड है, तो अब किसकी बात सुने? तो ये एक एक्टिव साइंस की बात है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि गालिबन अब जो है वो बात करते हैं कि डायनासोर का जो इंपैक्ट है, वो जो एस्ट्रॉयड का जो इंपैक्ट था वो बहुत ही मेजर था, लेकिन हो सकता है कि वो उसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था, कि डायनासोर का खत्म तो हो रहा था, वो आखिर में उसने एक्सेलरेट कर दिया, तो पता नहीं। तो उस हिसाब से आपको टेक्स्ट बुक्स में अगर आप देखेंगे तो आप वो एस्ट्रॉयड इंपैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि वो एक सिंपलर थ्योरी है। लेकिन अब क्योंकि ये एक्टिव फील्ड है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज उसके साथ में आती हैं, ठीक है। तो एक लिहाज से अगर आप देखें, इवन अगर अच्छे वाले अखबार हैं या मैगजीन हैं, उसमें यूजुअली वो एस्टैब्लिश्ड साइंस की बात करते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एस्ट्रोनॉमर्स या जर्नलिस्ट या वीडियो पॉडकास्ट में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज की बात करते हैं, तो हम ये बताएं कि ये चीज जो है वो इस वक्त जो है वो एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन ये एक आइडिया है। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज को मानते हैं। अब इसकी मैं आपको दूसरी मिसाल मैं ये दूंगा कि डार्क मैटर की। अब ये हाँ, अब एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि हमारी जो कायनात है उसमें
जो हमारा हम जैसा मैटर है वो तो सिर्फ 5% है। ठीक है, और ये हम कभी और बात करेंगे डार्क मैटर की नेचर क्या है, वो एक अलग प्रोग्राम होगा। लेकिन ख्याल ये कि डार्क एनर्जी एक चीज है जो तकरीबन 67% जो है वो डार्क एनर्जी है जो यूनिवर्स को एक्सेलरेट कर रही है। और फिर एक चीज है डार्क मैटर जो तकरीबन आई थिंक कितनी बनती है, 27-28%। ठीक है, डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर यह है कि जो इंटरैक्ट करता है ग्रेविटी से, लेकिन और किसी चीज के साथ वो इंटरैक्ट नहीं करता। अब हमें यह पता है कि वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे मॉडल्स ये बताते हैं कि हमारी अपनी जो कहकशां है मिल्की वे, उसमें जिस तरह से सितारे घूम रहे हैं जिसकी स्पीड से, अगर हम ये देखें कि कितना मैटर मिल्की वे का हमें नजर आता है सितारों में और गैस क्लाउड्स में, वो उसको होल्ड नहीं कर सकता, सितारों की स्पीड को जो ऑर्बिट कर रहा है। तो इसका मतलब यह कि कोई बहुत बड़ा सारा जो मैटर है वो उसको होल्ड कर रहा है, जिसको हम नजर नहीं आता, जो हम नजर नहीं आ सकते, हमें वो नजर नहीं आता। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डार्क मैटर। लेकिन हमें ये सिर्फ पता है कि उसकी एग्जिस्टेंस क्यों है, क्योंकि सितारे जो हैं बड़ी तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं गैलेक्सी के आउटर पार्ट्स में। अच्छा, ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स आज इसके ऊपर यकीन करते हैं कि डार्क मैटर मौजूद है, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता चला कि डार्क मैटर पार्टिकल क्या है और वो डार्क मैटर की नेचर क्या है। अभी हमें यह नहीं पता। बहुत सारे मॉडल्स हैं लेकिन हमें यह पता नहीं। तो अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगा और हम लोग कभी इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे डार्क मैटर के ऊपर, मैं ये कहूंगा कि एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उनके पास बहुत अच्छे एविडेंस मौजूद है। खाली गैलेक्सीज की बात नहीं है, ये चीज जो है वो एक्सटेंड होती है गैलेक्सी क्लस्टर्स के ऊपर भी और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स पे भी। तो ये काफी हद तक ये इस्टेब्लिश्ड आइडिया है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव आइडियाज भी मौजूद हैं। तो एक है मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स, मॉन के नाम से। वो ये करता है कि वो कहता है कि यार आपको मैटर जो वो नजर नहीं आ रहा, वो आपके खाली असम्पशन इस चीज के ऊपर है कि गैलेक्सीज के बाहर की तरफ जो है वो सितारे इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं, इस वजह से आप इन्फर कर रहे हैं कि डार्क मैटर है। लेकिन क्योंकि आप ग्रेविटी को नॉर्मली, जैसे आप समझते हैं कि ग्रेविटी हर तरफ एक ही जैसी है, तो उन्होंने कहा कि हमारा आइडिया ये है कि थोड़ी सी आप ग्रेविटी के लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो आपको ये समझ में आएगा कि गैलेक्सी के बाहर जो पार्टिकल्स हैं वो क्यों इस तरह से मूव करते हैं तेजी से। अगर आप कहेंगे आप ग्रेविटी का लॉ को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ, तो आप जो है नए पार्टिकल बना रहे हैं, डार्क मैटर पार्टिकल्स। तो ये चीज अच्छा, तो एक कह रहे हैं कि आप लॉ को मॉडिफाई कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कि आप नए पार्टिकल जिस किसी को पता ही नहीं है वो मौजूद हैं लेकिन किसी को नजर नहीं आते। अब किसके पास जाए? वेल, इस वक्त आजकल ज्यादातर लोग जो हैं, आई वुड से कि 90% जो हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो ये समझते हैं कि डार्क मैटर का एविडेंस बहुत स्ट्रांग है। खाली ये चीज नहीं, वो फिर और लोगों ने टेस्ट किया और फिर लोग कॉन्स्टेंटली टेस्ट कर रहे होते हैं, डार्क मैटर को फेल करें, डार्क मैटर को फेल करें, डार्क मैटर को फेल करें। तो उससे ज्यादातर लोग समझते हैं कि इट्स प्रीटी एस्टैब्लिश्ड। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, डार्क मैटर को नहीं, आप उसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से वो काम कर रहा है। तो अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी अगर हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो ज्यादातर ये समझते हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, डार्क मैटर लग गया रहा है कि वाकई एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कंप्लीटली एस्टैब्लिश नहीं, उस तरह से नहीं कि जिस तरह हमें ये पता है कि वीनस जो है वो वाकई गर्म है। इस तरह की सर्टनिटी पर हम नहीं पहुंचे। तो जब आप इस किस्म के आइडियाज की बात कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीजें बहुत सर्टन होती हैं और कुछ चीजें कम सर्टन होती हैं। हमारा सूरज जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है ज्यादातर, ये एक फैक्ट है, इसमें थ्योरी की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, ये एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हमारे सूरज की एनर्जी किस तरह से बन रही है। लेकिन फिर दूसरे आइडियाज होते हैं कि जिसमें हमें थोड़ा सा कम पता होता है कि क्या चीज हो रही है, तो वो आपके एक क्या कहते हैं, हमें ये पता नहीं होता यूनिवर्स जो है वो कैसे एक्सेलरेट हो रही है, पता नहीं, बहुत सारे आइडियाज हैं, कुछ एस्टैब्लिश्ड आइडियाज हैं, लेकिन अभी तक उसमें बहुत गुंजाइश है कि उसका हमें जवाब जो है फाइनली अल्टीमेटली में क्या मिलता है। तो उस हिसाब से आपको देखना होता है। और मैं इससे पहले कि हम इसको खत्म करें, क्लाइमेट चेंज खासतौर से अमेरिका में ये बड़ा मसला है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पता है क्लाइमेट चेंज है, उसमें इंसानों का हाथ है या नहीं है। और वो देखें, वो 10 साइंसदान जो है उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है नहीं, वो तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बगैर इंसान के कंट्रीब्यूशन से। ये एग्जैक्टली पॉलिटिकल चीज है।
क्योंकि ये तो 99% साइंसदान जो कहते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है वो इंसानों का की वजह से ज्यादा हो रही है और ये डेंजरस है। लेकिन अगर आप गो आउट ऑफ द वे, आप उन 10 साइंसदानों को पकड़ते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो उसको चैलेंज करते हैं, तो भाई ये 99% जो आपके बाकी साइंसदान हैं आप उनको क्यों डिसमिस कर रहे हैं? तो फिर उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप 99% साइंसदानों को आप डिसमिस करें। क्लाइमेट चेंज जो है, और खासतौर से इंसानों की कंट्रीब्यूशन की वजह से, दैट इज प्रिटी मच उतनी ही वो इस्टेब्लिश्ड है जितनी कि वीनस जो है उसके ऊपर गर्म वो जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है। सो क्लाइमेट, मगर क्योंकि पॉलिटिक्स उसमें आ जाती है और इसमें आप आगे कल्चर चीजें लगाएं और चीजें लगाएं, लेकिन क्लाइमेट चेंज क्योंकि एक पोलिटिकल इशू है अमेरिका में, तो इस वजह से लोग जो है वो कहते हैं कि वो नहीं सारे तो नहीं समझते, कुछ साइंसदान सारे तो हमेशा कुछ साइंसदान होंगे जो उनके आइडियाज फर्क होंगे, लेकिन आपको ये देखना होता है कि क्या चीज कितनी सर्टन है और ज्यादातर साइंसदान क्या उसके बारे में कह रहे हैं। तो ये एक तरीका है ये समझने का कि हम किस तरह से उन चीजों को जज करें। बहुत शुक्रिया। आपने ये कुछ बहुत सारे सवाल मेरे ऐसे थे जिसका आपने ना अपनी गुफ्तगू में ख़ुद जवाब दे दिया, और ये बड़े ज़रूरी थे कि मैं वैसे उम्मीद करता हूँ जो हमें देखते हैं सुनते हैं कि वो इसको एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा इस हमारे कायनात की एपिसोड को देखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो इतनी गहरी हैं और जो इतनी कारामद हैं कि उससे बहुत सारी चीज़ों में जो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती हैं वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो सकती हैं। अथॉरिटी का रोल क्या है, तजर्बे का रोल क्या है, साइंसदान काम किस तरह करते हैं, साइंस की वैल्यू और वर्थ इतनी ज़्यादा क्यों है। और ये जो आपने लास्ट में बात की कि अगर आपकी का मोटिव कुछ और है, रियली नेचर को देखना नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई पकड़ लेंगे बंदा और आप कहेंगे कि जनाब फलां बंदा पीएचडी है और उसने ये बात कह दी है तो लिहाजा ये साबित हो गया। मीडिया उठा लेता है ऐसी चीज़ों को, और सोशल मीडिया तो फिर उसके तो क्या ही कहने, वो तो पता नहीं क्या क्या लेकर चला जाता है। तो अगर मैं एक चीज मैं अगर ऐड कर दूं उसमें, उसमें ये कि इन सारी हमने गुफ्तगू की, उसमें जो एक एंकरिंग पॉइंट है वो ये कि मेरे और आपके कहने से या मीडिया के कहने से या फलानी पॉलिटिकल उससे जो है उससे नेचर चेंज नहीं होती। नेचर वैसी की वैसी है, ठीक है। तो एक लिहाज से साइंस की जो पावर है, जो आप बात करते हैं साइंस के ऊपर क्यों उसकी पावर की हम बात करते हैं साइंस की, वो ये कि उसमें एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। स्लो प्रोसेस है साइंस का, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड आइडिया और उसमें बड़ा एफर्ट लगती है आप उसको ओवरटर्न करने में, अगर कोई आइडिया ओवरटर्न होता है। लेकिन एक लिहाज से उसमें सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म ये है, इसलिए है क्योंकि आपका फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पोजीशन क्या है, एज लॉन्ग एज आपका आइडिया है और वो एस्टैब्लिश हो जाता है, वो वाकई बताता है कि नेचर इस तरह से काम करती है, तो वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। फिर कोई और चैलेंज करता है तो वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, अगर आप उसको दिखा सकते हैं कि तजुर्बे के हिसाब से कि वो वाकई सही है या नहीं। तो एक लिहाज से साइंस इवन अगर वो गलत डायरेक्शन में भी चलना शुरू हो जाए, और ये कई दफा होता है, ख्याल था कि ईथर एक चीज है वो हर तरफ कायनात में फैली हुई है, या गैलेक्सीज जो हैं वो और नहीं वो हमारी अपनी गैलेक्सी का हिस्सा है, बल्कि वो जो नेबुला नजर आते हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं जो गलत है, मगर तजुर्बे के बाद जो है वो पता एस्टैब्लिश हुआ, वो शामिल हो गया कि सही है। तो साइंस एक लिहाज से आप समझ सकते हैं कि वो हल्ती फुलती इधर उधर जाती रहती है, लेकिन एक तरह से उसमें सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि कभी भी अगर आप पहली बात तो है कि लोग कहते हैं कि आप चैलेंज करें, अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपको सबसे बड़ा अवार्ड मिलेगा। आप अपनी साइंस में आपके अपने फील्ड में आप होल्स तलाश करें, और अगर आपने तलाश किया, अगर आपका सबसे बड़ा जो साइंसदान है अगर आप उसकी थ्योरीज को आपने उलट दिया, आपको उतना ही बड़ा प्राइज मिलेगा। तो एक एनकरेजमेंट है। और फिर अगर आप वाकई ये दिखा सकते हैं तो इट डजंट मैटर कि वो चीज जो है वो कितनी मुश्किल नजर आती हो, कितनी अनएस्टैब्लिश्ड हो, अगर आप तजर्बे से दिखा दें, कहते हैं कि नेचर इस तरह से काम करती है। क्योंकि असल काम यह है कि हमें ये नेचर जो है वो हमारी थ्योरीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हमारी थ्योरीज जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो भी आप नेचर के, अगर आप क्यूरियोसिटी होगी, अगर आप जुस्तजू होगी और आप ये तलाश कर रहे हैं कि नेचर काम किस तरह से करती है,
तो आप तलाश करते रहेंगे कि तजुर्बे के किस तरह से हमें पता चले ज़्यादा से ज़्यादा उस नेचर के बारे में। नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। गो के अभी मेरे जहन में पक रहे हैं और सारे सवाल, लेकिन वक्त बहुत हो गया। सो ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको फिर पकड़ूंगा और इन सवालात के साथ ना आपसे ज़रूर आपकी राय लेना चाहूँगा। मेरा एक्चुअली जो डॉक्टर समान मेरा जो रहा है इतने अरसे में लोगों से बात करने में, मैंने ये हमेशा देखा है कि बस ये कुछ बुनियादी सोच है जो अगर थोड़ी सी ज़रा वजाहत के साथ इंसान को नज़र आ जाए तो वो बड़ी जल्दी सही बातें समझ जाता है, और अगर कोई एक आध चीज़ ऐसी उलझी रहे तो वो उसमें उलझा ही रह जाता है। सो आपका बहुत शुक्रिया। आपने नहायत तफसील के साथ, और बहुत अच्छा हुआ कि आपने मिसालें देकर समझाया है। इससे ज़्यादा बहुत आसानी से बात हमें समझ आई। और आज का बड़ा अहम मौजू था कि साइंस काम किस तरह करती है और इंसान की सोच ने साइंस कैसे बनाई है, और आप अब आजकल भी साइंस में क्या हो रहा है और साइंस की पावर क्या है, इंसान को सही चीज़ कैसे देखनी चाहिए। ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं। आपका मैंने काफ़ी वक्त लिया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत उम्मीद है शुक्रिया उमर। अच्छे सवाल थे, टफ सवाल थे। उम्मीद है कि लोग भी इंजॉय करेंगे जितना मैंने कम से कम इंजॉय किया आपसे गुफ्तगू करने में। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।